इस कहानी की शुरुआत होती है एंजो नाम के एक आदमी से जो कि पेशे से एक पेंटर है और अपने खाली समय में बच्चों को कराटे की ट्यूशन देता है। अब एक रात जब एंजो अपने काम से घर लौट रहा था, तब उसने बस स्टॉप पर खड़े होकर एक सिगरेट जलाई। लेकिन अगले ही पल एक गाड़ी ने उस पर पानी उछालकर उसकी सिगरेट बुझा दी। अब गुस्से में आकर एंजो ने उस सिगरेट को फेंक दिया और सड़क किनारे खड़े होकर उसे घूरने लगा। अब यहाँ वो सिगरेट पानी में बहते हुए सीधा एक सीवर में जा गिरी और ये सीवर बैंक ऑफ रियो के ठीक सामने मौजूद था। अब एंजो उस सीवर का पीछा करते हुए एक बड़े से ब्रिज तक पहुंचा, जहां से सीवर का सारा पानी बाहर निकल रहा था। इसके बाद वो ब्रिज के नीचे मौजूद उस गटर के पाइप में गया और आसपास की चीजों का मुआयना करने लगा। और इस दौरान उसके दिमाग में उस बैंक को लूटने का ख्याल आया। अब अगली सुबह वो अपने एक फ्रेंड सेबेस्टियन से मिलने पहुंचा और उसे अपने प्लान के बारे में बताया। अब सेबेस्टियन को भी पैसों की काफी जरूरत थी, इसलिए वो भी इस प्लान में शामिल हो गया। हालांकि इस चोरी को अंजाम देने के लिए इन्हें ढेर सारे महंगे इक्विपमेंट्स और कुछ हथियारों की जरूरत थी, पर फिलहाल इन दोनों की जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। अब पैसों का इंतजाम करने के लिए एंजो डिबाउजा नाम के एक आदमी से मिलने पहुंचा, जो कि उसका एक पुराना दोस्त है। हालांकि डिबाउजा के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो इस चोरी को फंड कर सके, इसलिए उसने एंजो को मारियो नाम के एक आदमी था पता दिया। दरअसल मारियो भी एक चोर है और वो आए दिन छोटी मोटी चोरियां करता रहता है। अब अगली सुबह एंजो मारियो से मिलने पहुंचा और उसे अपना पूरा प्लान बताया। यहां उसने मारियो से बोला कि अगर हम इस चोरी में कामयाब हो गए तो तुम्हें जिंदगी भर चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एंजो का प्लान सुनकर मारियो पहले तो थोड़ा कंफ्यूज हुआ, पर फिर भी वो इस प्लान में शामिल होने के लिए रेडी हो गया। अब उस रात ये दोनों उस सीवर के पास पहुंचे और यहाँ एंजो ने एक मेजरमेंट टेप को सीवर के अंदर डाल दिया। इसके बाद ये दोनों उस पाइप में गए और उस टेप के सहारे इस पाइप की गहराई को मेजर किया। अब थोड़ी कैलकुलेशन के बाद एंजो ने मारियो से बोला कि हम करोड़पति बनने से केवल 18 मीटर दूर हैं। हालांकि मारियो को इस बात की फिक्र थी कि अगर चोरी वाले दिन बारिश हो गई और इस पाइप में पानी का लेवल बढ़ गया तो उनका प्लान फेल हो जाएगा। इस पर एंजो ने उससे बोला कि हम ये चोरी तब करेंगे जब मौसम बिल्कुल साफ होगा। अब यहाँ मारियो ने भी उसकी बात मान ली और फिर ये लोग इस चोरी की प्लानिंग में लग गए। अब इस दौरान इन्हें ये बात पता लगी कि उस बैंक के अंदर मोशन सेंसर्स लगे हैं और अगर रात के दौरान किसी ने भी बैंक में घुसने की कोशिश की तो बैंक का अलार्म सिस्टम ट्रिगर हो जाएगा। अब यहाँ एंजो ने सभी को बताया कि मोशन सेंसर्स हमारी हलचल को नहीं बल्कि हमारी बॉडी की गर्मी को ट्रैक करते हैं। इसके बाद एंजो ने स्लीपिंग बैग की मदद से एक खास किस्म का सूट बनाया ताकि वो अपने बॉडी की गर्मी को छुपा सके। अब अगले दिन एंजो उस बैंक में गया और अंदर मौजूद हर एक डिपार्टमेंट की फोटो लेने लगा ताकि वो बैंक के लेआउट को समझकर एक ब्लूप्रिंट तैयार कर सके। लेकिन इसी बीच बैंक के सिक्योरिटी गार्ड्स ने एंजो को फोटो लेते हुए पकड़ लिया और उसे अपने साथ बैंक के बेसमेंट में ले गए। अब असल में ये एंजो की एक चाल थी ताकि वो बैंक के बेसमेंट तक पहुंच सके और वहां मौजूद लॉकर्स को करीब से देख सके। अब यहाँ गार्ड्स ने एंजो की कैमरे को चेक किया, पर उन्हें इस कैमरे से कुछ नहीं मिला। इसके बाद एंजो अपने साथियों के पास गया और उन्हें उस बैंक का ब्लूप्रिंट दिखाया जो उसने उन फोटोज को देखकर बनाया था। अब यहाँ एंजो ने सभी को बताया कि वे बेसमेंट से होते हुए बैंक के अंदर जाएंगे क्योंकि बैंक के सभी लॉकर्स बेसमेंट में मौजूद हैं। अब ब्लूप्रिंट मिलने के बाद इन्होंने एक साइकिल की मदद से बैंक और सीवर की बीच की दूरी का पता लगाया। इन्होंने साइकिल के टायर पर एक निशान लगाया और उसे सीवर से चलाकर बैंक तक ले गए और इस दौरान साइकिल का टायर कितनी बार घुमा उसे काउंट करके इस दूरी का पता लगाया। अब अगले दिन एंजो ने कुछ कैलकुलेशन करके उस एंगल का पता लगाया जिस एंगल पर खुदाई करने से वो सीधा बैंक के अंदर पहुंच जाएंगे। अब इसी बीच एंजो ने मारियो को बताया कि वो जिन पैसों को चुराने वाले हैं बैंक के पास उन पैसों का इंश्योरेंस मौजूद है और इसका मतलब ये था कि चोरी के दौरान आम लोगों के पैसों को कोई नुकसान नहीं होगा। अब उस रात ये सभी लोग उस सीवर के नीचे गए और उस पाइपलाइन में एक सुरंग खोदने लगे। इसके साथ ही इन्होंने एल्बर्टो नाम के एक आदमी को अपने प्लान में शामिल किया जो चोरी के बाद भागने में इनकी मदद करेगा। हालांकि इतनी प्लानिंग के बाद भी इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग बैंक के अंदर मौजूद उन सभी लॉकर्स को खोलेंगे कैसे। दरअसल उस बैंक में कुल 400 लॉकर्स मौजूद थे और अगर इन्हें एक लॉकर को खोलने में 1 मिनट लगते हैं तो उन सभी लॉकर्स को खोलने में इन्हें कुल 6 घंटे लग जाएंगे। अब अगले दिन मारियो उस बैंक के एक दूसरे ब्रांच में गया और वहां अपने नाम पर एक लॉकर ले लिया और इस लॉकर को खोलते वक्त उसने इसकी मैकेनिज्म को बड़े ही ध्यान से समझा।
अब अगले दिन मारियो और उसके साथियों ने मिलकर एक वैन चुराई जिसका इस्तेमाल वो चोरी के बाद भागने में करने वाले थे। इसके बाद ये लोग एल्बर्टो के घर पहुंचे और बाहर खड़े होकर उसका इंतजार करने लगे। लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस की एक टीम आ गई और इन सभी से पूछताछ करने लगी, क्योंकि इन्होंने ये वैन सड़क के बीचों बीच लगा रखी थी। अब इससे पहले कि पुलिस को इन पर शक होता, एल्बर्टो और उसकी वाइफ घर से बाहर आ गए और पुलिस वालों को बताया कि ये लोग हमारे गेस्ट हैं और ये हमारा इंतजार कर रहे थे। अब उस रात ये लोग दोबारा से उस सीवर में गए और उस सुरंग को आगे खोदने लगे, लेकिन कुछ घंटों की खुदाई के बाद इनकी ड्रिल मशीन टूट गई और इनका काम ठप पड़ गया। अब ये देखकर मारियो काफी नाराज हुआ और इन सभी से कहा कि मैंने पहले ही इस काम में अपनी सारी सेविंग्स लगा दी हैं और अब मैं इसमें और पैसे नहीं लगा सकता, और इतना कहकर मारियो वहां से चला गया। अब उस रात जब एंजो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था तो बातों बातों में ही एंजो के दिमाग में एक आइडिया आया। अब अगली सुबह वो मारियो से मिलने उसके घर पहुंचा और उससे अपना पूरा प्लान बताया। यहाँ एंजो बताता है कि हम बैंक को रात में नहीं बल्कि दिन के उजाले में लूटेंगे। दरअसल एंजो का प्लान ये था कि वो मेन गेट से होते हुए दिन दहाड़े बैंक के अंदर जाएंगे, जिससे बैंक स्टाफ और पुलिस को ये लगेगा कि ये सिर्फ एक मामूली चोरी है, और जब पुलिस वाले बैंक के बाहर इनका इंतजार करेंगे तब ये लोग सुरंग से होते हुए बैंक से बाहर आ जाएंगे, और जब तक पुलिस को उस सुरंग का पता लगेगा ये लोग काफी दूर निकल चुके होंगे। अब मारियो को भी एंजो का प्लान काफी पसंद आया और उसने इस पर अमल करने का फैसला किया। अब चोरी वाले दिन इन सभी ने अपने हाथों पर ग्लू लगा लिया ताकि वो अपने फिंगरप्रिंट्स छुपा सकें। इधर सेबेस्टियन सुरंग खोदने के लिए सीवर में गया, जबकि टीम के बाकी लोग भेस बदलकर बैंक के अंदर घुस गए। अब अंदर आने के बाद इन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया और बैंक के अंदर मौजूद सभी कस्टमर्स को होस्टेज बना लिया। इधर बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने कैमरे में ये सब देख लिया और फॉरेन पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। इधर मारियो कैशियर के पास गया और उसे एक सूटकेस में पैसे भरने को कहा। वहीं दूसरी ओर एल्बर्टो बैंक के पार्किंग लॉट में गया और वहां मौजूद गेट को अंदर से बंद कर दिया। अब अगले कुछ ही मिनटों में पुलिस बैंक के बाहर आ गई और देखते ही देखते इस बैंक को चारों तरफ से घेर लिया गया। अब ये सब देखकर एंजो ने एक होस्टेस को गन पॉइंट पर ले लिया और उसे बैंक से बाहर ले जाकर पुलिस वालों को धमकाने लगा। यहाँ एंजो ने बोला कि अगर किसी ने भी बैंक में घुसने की कोशिश की तो हम अंदर मौजूद सभी होस्टेजेस को मार देंगे। अब इधर बैंक के अंदर मारियो ने एक होस्टेस को गन पॉइंट पर ले लिया और उस सिक्योरिटी गार्ड से बाहर आने को कहा। अब पहले तो इस गार्ड ने बाहर आने से इनकार कर दिया, पर मारियो के काफी धमकाने के बाद फाइनली वो कमरे से बाहर आ गया। अब यहाँ मारियो ने इस गार्ड से उसकी बंदूक ले ली और उसे बाहर भेजने से पहले उसका फोन भी ले लिया, ताकि अगर पुलिस को उससे बात करनी हो तो वो इस फोन पर उसे कांटेक्ट कर सके। अब गार्ड को बाहर भेजने के बाद एंजो ने सभी कैमरास को बंद कर दिया ताकि गलती से भी इनके खिलाफ कोई सबूत ना बचे। वहीं दूसरी ओर एंजो बैंक के बेसमेंट में गया और वहां मौजूद एक कैबिनेट को साइड किया। इधर सेबेस्टियन ने अपना काम पूरा कर लिया और उस सुरंग से होते हुए बैंक में आ गया। अब अंदर आने के बाद एंजो और सेबेस्टियन बैंक के पार्किंग लॉट में गए और कार की डिग्गी से एक मशीन को बाहर निकाला। इसके बाद ये लोग लॉकर रूम में पहुंचे और इस मशीन को असेंबल किया। दरअसल सेबेस्टियन, जो कि एक सिविल इंजीनियर था, उसने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो इन लॉकर्स को केवल 7 सेकंड्स में खोल सकती थी। अब टीम के सभी लोगों ने अपनी घड़ी में एक टाइमर लगाया और इधर एंजो और सेबेस्टियन इन लॉकर्स को तोड़ने में लग गए। अब इसी बीच मारियो को पता चला कि पुलिस वाले बैंक की छत पर आ चुके हैं। यहाँ मारियो ने फौरन उस पुलिस वाले को फोन किया जो उस मिशन को लीड कर रहा था। यहाँ मारियो ने उसे धमकी दी कि अगर तुमने अपने लोगों को बिल्डिंग से नीचे नहीं उतारा तो हम अंदर मौजूद सभी होस्टेजेस को मार देंगे। अब ना चाहते हुए भी कैप्टन ने मारियो की बात मान ली, लेकिन फिर भी उसने सामने वाली बिल्डिंग पर 2 स्नाइपर्स को तैनात कर दिया ताकि मौका मिलते ही वो इन चोरों को शूट कर सके। इसके बाद मारियो ने कैप्टन से बोला कि तुम इस टाउन के मेयर से मेरी बात कराओ, जिस पर कैप्टन ने उससे बोला कि मेयर को बैंक तक आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। वहीं दूसरी ओर एंजो और सेबेस्टियन अब तक कई लॉकर्स को खोल चुके थे जिनमें ढेर सारा पैसा और काफी सारा गोल्ड मौजूद था। इधर बैंक के बाहर पुलिस इन चोरों को पकड़ने की प्लानिंग में लगी थी, क्योंकि पुलिस को ये लग रहा था कि ये सिर्फ एक मामूली चोरी है और अब ये सभी चोर बैंक के अंदर फंस चुके हैं। इसलिए कैप्टन ने मारियो को दोबारा से कॉल किया और उसे सरेंडर करने का ऑफर दिया। यहाँ कैप्टन कहता है कि अगर तुम लोगों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया तो मैं तुम्हें एक सरकारी वकील दे दूंगा, जिससे तुम्हें और तुम्हारे साथियों को बहुत ही कम सजा मिलेगी। हालांकि मारियो ने इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया और सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांगा। वहीं दूसरी ओर हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसका आज जन्मदिन है। अब जब मारियो को यह बात पता लगी तो मारियो ने उसे एक चॉकलेट दिया और बर्थडे गिफ्ट के तौर पर उसे बैंक से बाहर भेज दिया। अब थोड़ी देर बाद मेयर बैंक के बाहर आ गया और जब पुलिस ने मारियो की मेयर से बात कराई तो वो उसे गंदी गंदी गालियां देने लगा। इसके बाद मारियो ने कैप्टन से बोला कि अब मुझे किसी मिनिस्टर से नहीं बल्कि अपने वकील से बात करनी है।
अब जब कैप्टन ने मारियो से उसके वकील का नंबर मांगा तो उसने उसे एक होस्टेज का नंबर दे दिया और जब कैप्टन ने उस नंबर पर कॉल किया तो मारियो अपनी आवाज बदलकर उससे बातें करने लगा। दरअसल मारियो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि उसके साथियों को थोड़ा और टाइम मिल सके। वहीं दूसरी ओर एंजो और बाकी लोग चोरी का सारा माल उस सुरंग में ट्रांसफर करने में लगे थे और इधर मारियो पुलिस और होस्टेज को मैनेज कर रहा था। अब इसी बीच हम कैप्टन को देखते हैं जो मारियो के वकील यानी कि उस होस्टेज के फोन पर कॉल कर रहा था, पर चूंकि मारियो ने इस फोन को ऑफ कर दिया था इसलिए कैप्टन को उस पर शक होने लगा। तभी कैप्टन की नजर बैंक के बाहर मौजूद उस सीवर पर गई और अब उसे एहसास हुआ कि बैंक से बाहर निकलने का एक तीसरा रास्ता भी है। इधर बैंक के अंदर चोरों ने लूट का सारा माल एक बोट के अंदर भर लिया और फिर एंजो ने अपने सारे हथियारों को बैंक के वॉल्ट में छोड़ दिया। अब यहाँ ही खुलासा होता है कि असल में ये सारे हथियार नकली हैं क्योंकि एंजो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। अब इसके बाद मारियो ने सभी हॉस्टेजेस को बैंक के फर्स्ट फ्लोर पर लॉक कर दिया और फिर एंजो के साथ यहाँ से निकलने लगा। इधर जब हॉस्टेजेस को चोरों की यहाँ से जाने का एहसास हुआ तो उन्होंने फटाफट से अपने फोन उठाए और बाहर मौजूद अपने फैमिली मेंबर्स को कॉल करने लगे। अब जब कैप्टन को पूरी बात समझ आई तो उसने एक टीम को बैंक की मेन गेट से अंदर भेजा और एक दूसरी टीम को उस सीवर के रास्ते से जाने को कहा। वहीं दूसरी ओर हम मारियो को देखते हैं जिसने एंजो के साथ मिलकर खुदाई के सारे सबूत मिटाए और फटाफट से अपने साथियों के पास आ गया। अब यहाँ ये कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ एंजो और उसके साथी इस चोरी की प्लानिंग कर रहे थे। दरअसल एंजो ये जानता था कि पुलिस इस बात का अंदाजा लगा लेगी कि वो सभी सीवर के रास्ते से भागने वाले हैं, इसलिए एंजो और उसके साथियों ने इस सीवर में छोटा सा डैम बना दिया ताकि ये पानी के बहाव को दूसरी ओर मोड़ सके और अपनी मोटर बोट से उस डायरेक्शन में जा सके। इसके बाद कैप्टन बैंक के बेसमेंट में गया जहां उसे वो सुरंग दिखाई दी, पर वो इस सुरंग के जरिए उन चोरों का पीछा नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने सुरंग के मुंह पर एक बॉम्ब लगा रखा था। हालांकि बहुत जल्द कैप्टन को यह पता लग गया कि उन चोरों के बाकी हथियारों की तरह ये बॉम्ब भी नकली है, लेकिन अब इन सब का कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो सारे चोर अपने एग्जिट पॉइंट तक पहुंच चुके थे। अब यहाँ एंजो और उसके बाकी साथी सीवर से होते हुए वैन में घुसे और फिर सेबेस्टियन ने चोरी का सारा माल ऊपर पहुंचाया। इसके बाद सेबेस्टियन भी ऊपर आ गया और फिर ये लोग यहाँ से निकल गए और कुछ इस तरह से चोरों के एक मामूली ग्रुप ने सरकार और पुलिस को बेवकूफ बनाकर कुल $30 मिलियन लूट लिए। अब चोरी के बाद ये लोग एल्बर्टो के घर पहुंचे और लूट का सारा माल आपस में बराबर बांट लिया। इसके साथ ही इन्होंने उस वैन को भी जला दिया जिसे इस चोरी में इस्तेमाल किया गया था। अब इन सारे सबूतों को मिटाने के बाद ये सभी अपने अपने रास्तों पर निकल गए और लूट के पैसों से आराम की जिंदगी बिताने लगे। हालांकि कुछ महीनों बाद एल्बर्टो की वाइफ को यह पता लग गया कि उसका एक दूसरी औरत के साथ अफेयर है। अब गुस्से में आकर वो सीधा पुलिस के पास गई और उन्हें उस चोरी के बारे में सारी जानकारी दे दी। अब जैसे ही पुलिस को उन चोरों का पता लगा उन्होंने एक एक करके इन चोरों को दबोचा और इनका सारा पैसा जब्त करके इन्हें जेल में डाल दिया। अब इसके बाद हम 7 महीने बाद की कहानी देखते हैं जब एंजो जेल से रिहा हो रहा था और मारियो एक महंगी गाड़ी में जेल के बाहर इंतजार कर रहा था। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि एंजो ने पहले ही इस बारे में सोच रखा था कि अगर वो सभी पकड़े भी गए तो उन्हें कम से कम सजा मिले। अब की लूट के दौरान इन्होंने नकली हथियारों का इस्तेमाल किया और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए कोर्ट ने इन्हें केवल 7 महीनों की सजा सुनाई। इसके साथ ही बैंक के पास लॉकर्स में रखे पैसों का कोई रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए सरकार को यह पता नहीं चला कि असल में इन चोरों ने कितने पैसे लूटे। हालांकि बैंक ने यह दावा किया कि उन चोरों ने कुल $25 मिलियन और कई किलो सोना की चोरी की थी, पर छानबीन के दौरान पुलिस को केवल $1 मिलियन ही मिले, जिसका मतलब ये था कि उन चोरों ने लूट का बड़ा हिस्सा छुपा दिया था। अब फाइनली एंजो और उसके बाकी साथी जेल से आजाद हो गए और उन चोरी के पैसों से आराम की जिंदगी बिताने लगे। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट्स में बताना कि इस मूवी को देखने के बाद आपको किसी वेब सीरीज की याद आई या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, पर तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप चिलिंग।